हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। देखिए स्टूडेंट्स, हमारे प्रीवियस लेक्चर में वी हैव स्टार्टेड आवर थर्ड चैप्टर विच इज प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स ऑफ मैनेजमेंट। एंड एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि फर्स्ट ऑफ ऑल इन दिस चैप्टर वी शैल सी द फर्स्ट पार्ट विच इज प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो आज का जो ये हमारा वीडियो है, दिस वीडियो इज गोइंग टू बी ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग वीडियो फॉर यू। तो आपको ये बहुत आराम से और बिना किसी टेंशन लिए हुए आपको ये वीडियो आराम से देखना है और एंजॉय करना है पूरे वीडियो को। और ये जो टॉपिक आज हम डिस्कस करने वाले हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। डेफिनेटली आप कोई सा भी पेपर अगर उठा के देखेंगे पिछले लास्ट 3 to 4 ईयर्स के, तो आपको डेफिनेटली इस टॉपिक से या तो 6 मार्क्स का क्वेश्चन मिलेगा या 4 मार्क्स का क्वेश्चन तो मिलेगा ही मिलेगा। तो आइए अब हम शुरू करते हैं आज का हमारा लेक्चर, जो कि बेस्ड है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट पे। तो आपके चैप्टर 3 का ये टॉपिक है, आपके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 4 मार्क्स या 6 मार्क्स का क्वेश्चन इसमें से आता ही आता है। तो देखिए, हमारा जो प्रीवियस वीडियो था उसमें हमने ऑलरेडी मैंने आपको समझा दिया था कि What is the meaning of principles of management, कि जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट होते हैं उनका क्या मीनिंग होता है। तो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट एक्चुअली जो होते हैं वो हमें गाइड करते हैं whenever we are doing management, whenever we are taking decisions। तो वो हमारे लिए एक गाइडिंग स्टेटमेंट्स की तरह हैं जो कि फंडामेंटल ट्रुथ पे बेस्ड होते हैं, जो कि लॉट्स ऑफ स्टडी पे और एक्सपीरियंस के ऊपर बनाए जाते हैं, जिनमें कोज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है, एटसेट्रा एटसेट्रा। और वैसे बहुत रेयरली ही आपसे प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की डेफिनेशन पूछी जाती है। तो जो प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था वो कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने आपको 4 पॉइंट्स वहां पे कवर करवाए थे और आई होप आपने वो नोटबुक में नोट कर लिए होंगे। लेकिन अब जो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे, अगले 4 से 5 लेक्चर्स में ये चैप्टर आपका कंप्लीट होगा, लगभग 5 से 6 वीडियो और बनेंगे। तो ये सारे वीडियो आपके वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे हैं, और नॉट ओनली फॉर 12th पर्पज बट ऑल्सो इन फ्यूचर आपके बीकॉम में, बीबीए में, एमबीए में और जो भी प्रोफेशनल कोर्सेज आप करेंगे उन सब में ये टॉपिक्स आपके आते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो टुडे वी शैल टॉक अबाउट प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट which was given by Mr. Henry Fayol। तो आज का हमारा टॉपिक है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट which were given by Mr. Henry Fayol। तो हेनरी फियोल जो है ये बेटा इन द फील्ड ऑफ मैनेजमेंट एक माइलस्टोन के बराबर है, यानी इनका एक बहुत बड़ा नाम है इन द फील्ड ऑफ मैनेजमेंट। तो इनके बारे में हम थोड़ी सी बातचीत जान लेते हैं। देखिए, एक तो ये जो है आपकी हेनरी फियोल, ये नोट करना आपको, ये जो पॉइंट्स मैंने बनाए हैं ये नोटबुक में नोट करने हैं। एक तो आपके जो हेनरी फियोल है ये क्या है, ये फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट है। पहली चीज तो आपने ध्यान रखेंगे कि हेनरी फियोल जो है आपकी, ये है आपके फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट, ये बात आप ध्यान रखेंगे। आधुनिक प्रबंध का जन्मदाता इन्हें कहा गया है। देखिए, साइंटिफिक मैनेजमेंट जो था, तो फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट तो आपके F.W. टेलर है, जो कि मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में बताया था। तो हु इज द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट? तो फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट तो है फ्रेडरिक विल्सन टेलर, यानी F.W. टेलर। लेकिन आज हम टेलर की बात नहीं कर रहे हैं, आज हम बात कर रहे हैं फेयोल की, जिनकी डेफिनेशन आपने पढ़ी थी कि मैनेजमेंट इज ए प्रोसेस ऑफ फंक्शंस एंड दिस प्रोसेस विल इंक्लूड, हमारा जो कोड था याद होगा आपको, एक बार थोड़ा सा रिवाइज कराता हूं मैं, POCC, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कमांडिंग, कोऑर्डिनेटिंग और कंट्रोलिंग। तो ये कोड आपको याद होगा, उन्हीं फेयोल साहब की बातचीत आज हम करने वाले हैं। तो फेयोल के लिए आप ध्यान रखिएगा, वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नेम है ये इन द फील्ड ऑफ मैनेजमेंट। तो क्या क्या खास बातें हैं? पहली बात, मिस्टर हेनरी फियोल is also known as father of modern management, इन्हें आधुनिक प्रबंध का जन्मदाता कहा जाता है। और सबसे मेन चीज, ये जो आपके प्रिंसिपल्स है, these 14 principles are universally accepted। ये जो आपके प्रिंसिपल्स हैं, these 14 principles are universally accepted।
यानी देखिए फेयोल के जो प्रिंसिपल्स हैं, दीज आर द कॉमन प्रिंसिपल्स, दीज आर द जनरल प्रिंसिपल्स। कोई भी कंट्री हो, किसी भी तरह का ऑर्गेनाइजेशन हो, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो, नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो, यूके हो, यूएस हो, रशिया हो, इन्होंने इतने जनरल और कॉमन प्रिंसिपल्स दिए हैं जो लगभग ऑलमोस्ट सभी एवरी काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस में अप्लाई होते हैं। तो इसीलिए हम क्या कहते हैं कि these 14 principles are universally accepted। फिर जो ये मिस्टर हेनरी फेयोल थे, he was a French engineer। तो बाय प्रोफेशन he was an engineer, और वैसे इनका बर्थ जो है वो दूसरे प्लेस पे हुआ था, लेकिन इनकी फैमिली फिर फ्रांस में शिफ्ट हो गई थी और वहीं से इन्होंने अपनी एजुकेशन कंप्लीट की। तो ध्यान रखिएगा, he was an इंजीनियर बाय प्रोफेशन, ही वॉज एन इंजीनियर, और फ्रांस से इन्होंने कंप्लीट किया था अपना इंजीनियरिंग। तो ही वॉज ए फ्रेंच इंजीनियर, और ही रॉट, ध्यान रखिएगा, ही रॉट ए फेमस बुक। इन्होंने एक बहुत फेमस बुक भी लिखी है। वैसे तो ही हैड रिटन मैनी बुक्स, इन्होंने बहुत सारी बुक लिखी है, बट जो सबसे फेमस बुक है कि ही रॉट ए फेमस बुक विच इज जर्नल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट। तो इनकी जो सबसे फेमस बुक है, और इसी बुक में इन्होंने ये 14 प्रिंसिपल्स भी दिए थे, ये आप ध्यान रखिएगा। इन टोटलिटी वी शैल स्टडी 14 प्रिंसिपल्स। तो ही रोट ए फेमस बुक विच इज जर्नल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट। तो आई होप प्रिंसिपल्स पे हम चले उससे पहले आई होप कि आपके सारे पॉइंट्स फेयोल के बारे में क्लियर होंगे। एक बार फिर रिपीट करा दूं, फेयोल जो थे वो आपके फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट है, और दीज 14 प्रिंसिपल्स आर यूनिवर्सली एक्सेप्टेड, और ही वाज एन इंजीनियर बाय प्रोफेशन, और इनका बर्थ किसी और प्लेस पे हुआ था बट इनकी फैमिली फिर फ्रांस में शिफ्ट हो गई थी। तो ही वाज ए फ्रेंच इंजीनियर, और ही रोट ए फेमस बुक विच इज जर्नल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट। तो ये तो था फेयोल के बारे में। अब आज के हमारे मेन टॉपिक पे हम लोग आ रहे हैं, जो कि है हमारा प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो देखिए प्यारे बच्चों, जो हमारे प्रिंसिपल्स हैं वो 14 हैं, लेकिन सारे 14 प्रिंसिपल्स एक साथ हम स्टडी नहीं करेंगे। 2 लेक्चर्स में मैंने इसको डिवाइड कर दिया है। फर्स्ट जो हमारे 7 प्रिंसिपल्स हैं वो हम आज डिस्कस करेंगे, और नेक्स्ट 7 प्रिंसिपल्स जो हैं वो हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आई होप आपके यहां तक का पूरा बेसिक फाउंडेशन इस लेक्चर का क्लियर होगा। अब हम चलते हैं आगे, और हमारे प्रिंसिपल्स 1 by 1 मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, और हर एक्सप्लेनेशन आप बहुत ध्यान से सुनेंगे। और जो आपको नोट्स बनाने हैं तो नोट्स आप वीडियो से भी बनाएंगे, और जो मैं आपको बुक नोट्स और जो अलग से नोट्स सेंड करूंगा वो भी आप नोटबुक में नोट करेंगे। तो आइए अब हम हमारा एक्सप्लेनेशन जो है वो स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा पहला प्रिंसिपल है फेयोल का, जो फेयोल ने फर्स्ट प्रिंसिपल दिया मैनेजमेंट के लिए, वो क्या था? तो दैट वाज डिवीजन ऑफ वर्क। ये अभी आपकी जो रिसेंटली पेपर हुआ था 22 जून को, उसमें भी ये प्रिंसिपल पूछा गया है। दोनों फर्स्ट प्रिंसिपल, डिवीजन ऑफ वर्क और अथॉरिटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, दोनों आपके 22 जून वाले पेपर में 4 मार्क्स के पूछे गए हैं। तो मैंने ऑलरेडी आपको लिख दिया है कि डेफिनेटली चाहे आप कोई भी पेपर देख लीजिएगा, क्वेश्चन डेफिनेट आएगा। तो इस टॉपिक को तो आपको एकदम जबरदस्त तरीके से तैयार कर लेना है। तो देखिए बेटा, पहला प्रिंसिपल जो है वो है डिवीजन ऑफ वर्क। तो बेटा ये प्रिंसिपल क्या कहता है? तो डिवीजन ऑफ वर्क इज टेलिंग अस कि द होल वर्क should be divided in small tasks and the whole work should not be assigned to a single person। यानी जो पूरा हमारा होल वर्क है उसे हमें छोटे छोटे टास्क में डिवाइड कर लेना चाहिए। तो द होल वर्क शुड बी डिवाइडेड इन स्मॉल टास्क एंड each task should be assigned a person
who has specialization in that task. यानी अल्टीमेटली दिस प्रिंसिपल इज ट्राइंग टू एक्सप्लेन अस कि द होल वर्क should be divided in small tasks, number 1, or number 2, the whole work should not be assigned to a single person, otherwise he can't complete the whole work, entire work, and he can't get the benefit of specialization. तो बेसिकली जो ये प्रिंसिपल है आपका डिवीजन ऑफ वर्क, इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट दिस प्रिंसिपल इज ट्राइंग टू एक्सप्लेन अस कि वी शुड गेट द बेनिफिट ऑफ स्पेशलाइजेशन. देखिए हम सभी जानते हैं हर पर्सन हर चीज में एक्सपर्ट नहीं होता है, हर बंदे की स्किल अलग है, उसका टेम्परामेंट अलग है, उसका नेचर अलग है, उसकी वर्किंग कैपेसिटी अलग है, उसकी एफिशिएंसी अलग है. तो हमें हर बंदे को उसकी एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग, उसकी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग, उसके स्पेशलाइजेशन के अकॉर्डिंग टास्क असाइन करना है. तो अल्टीमेटली जो हमारा ये प्रिंसिपल है डिवीजन ऑफ वर्क, ये क्या कह रहा है? दिस प्रिंसिपल is trying to explain us the whole work should be divided in small tasks and each task should be assigned to a different person, to a single person according to his capability, efficiency and expertise. Ultimately by this principle we can get advantage of specialization. और जब आप पूरे वर्क को जो है वो डिवाइड कर देंगे और सबको एक एक टास्क उनकी इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, जिस बंदे को जो टास्क करना अच्छा लगता है उसको वही टास्क हम असाइन करेंगे ताकि हमें बेस्ट आउटपुट मिले. और इससे कई फायदे हैं. नंबर 1 तो आपका काम जो है वो टाइमली कंप्लीट हो जाएगा. नंबर 2 आपकी ऑर्गेनाइजेशन में टीम स्पिरिट जो है वो डेवलप होगी. नंबर 3 अगर आप सारा काम एक ही बंदे को दे देते हैं तो वहां पे ना तो आपका काम टाइम पे पूरा हो पाता और ना ही आप बेनिफिट ऑफ स्पेशलाइजेशन हासिल कर पाते. और ऑर्गेनाइजेशन में सेंट्रलाइजेशन की भावना आ जाती है, यार सारा काम यही करता है, हमें तो कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं दिया जाता है. तो आई होप आपके ये पहला प्रिंसिपल बिल्कुल क्लियर होगा डिवीजन ऑफ वर्क का. दिस प्रिंसिपल इज ट्राइंग टू एक्सप्लेन अस कि द होल वर्क शुड बी divided in small tasks and each task should be assigned to a different person according to his capability, ability, expertness और जो उसकी पोटेंशियल है, जो उसका इंटरेस्ट है, वही काम उसको दिया जाना चाहिए ताकि पूरा काम टाइम पे कंप्लीट हो जाए. और विद द एप्लीकेशन ऑफ दिस प्रिंसिपल वी कैन गेट एडवांटेज ऑफ स्पेशलाइजेशन. अब बेटा हम चलते हैं हमारे अगले प्रिंसिपल पे. अगला जो प्रिंसिपल है वो है हमारा अथॉरिटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज. तो अगला प्रिंसिपल हमारा जो है वो है अथॉरिटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज. ये हमारा सेकंड प्रिंसिपल है. तो बेटा देखिए जो अथॉरिटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज है ये आप ध्यान रखिएगा कि अथॉरिटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज बोथ आर टू different aspects of a single coin. I repeat, authorities and responsibilities both are two different aspects of a single coin. अगर आप किसी बंदे को authorities दे देते हैं, and what do you mean by authorities? Authorities means power to take decision. कई बच्चे समझते नहीं है अथॉरिटी क्या होता है. अथॉरिटी मीन्स द पावर टू टेक डिसीजंस. तो अगर आप किसी बंदे को अथॉरिटीज दे देते हैं और उसके इक्वल, यानी यहां पे ये प्रिंसिपल ये कहता है कि A इक्वल्स टू A शुड बी इक्वल टू R, यानी अथॉरिटी शुड बी इक्वल टू रेस्पॉन्सिबिलिटीज. अगर दोनों में आपकी डिस्पैरिटी होगी, दोनों में अगर डिफरेंसेस होंगे तो दोनों ही केस में आपके रिजल्ट अच्छे नहीं आएंगे. चाहे आपकी अथॉरिटी ज्यादा हो रिस्पॉन्सिबिलिटी से तो भी रिजल्ट अच्छे नहीं आएंगे, और चाहे रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा हो अथॉरिटी से तो भी रिजल्ट अच्छे नहीं आएंगे. तो आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि बोथ आर टू डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ ए सिंगल कॉइन. अब देखिए अगर आप किसी को अथॉरिटी ज्यादा दे देंगे, यानी अथॉरिटी मीन्स क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय अथॉरिटी? पावर्स टू टेक डिसीजंस. तो अगर आप अथॉरिटी दे देंगे और रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं देंगे
तो मिसयूज होगा अथॉरिटी का और आपको बेटर रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। और अगर आप किसी बंदे को केवल रिस्पॉन्सिबिलिटीज दे देते हैं, अथॉरिटी नहीं देते हैं, देन ही कांट कंप्लीट हिज वर्क, ही कांट कंप्लीट हिज जॉब असाइन। तो आपने किसी बंदे को काम तो खूब दे दिया, जॉब तो खूब असाइन कर दी, लेकिन उन जॉब्स को कंप्लीट करने के लिए जो अथॉरिटी चाहिए वो आपने अगले को नहीं दी। तो अल्टीमेटली दिस प्रिंसिपल इज ट्राइंग टू एक्सप्लेन अस कि द अथॉरिटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज शुड बी गिवन टू ए एम्प्लॉय इन इक्वल प्रोपोर्शन। दोनों इक्वलिटी में होनी चाहिए, बिकॉज बोथ आर टू डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ ए सिंगल कॉइन। विदाउट अथॉरिटी a person cannot complete his responsibilities। ये बात आप ध्यान रखिएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स में से है कि आप दोनों को बराबर रखें, ताकि ना तो आपकी अथॉरिटीज का मिसयूज हो और ना ही आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज यानी जॉब्स यानी वर्क को कंप्लीट करने में कोई दिक्कत आए। अब हम चलते हैं बेटा हमारे अगले प्रिंसिपल पे। तो अगला प्रिंसिपल है हमारा डिसिप्लिन। तो ये तो एक कॉमन पॉइंट है, आप सब जानते हैं कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर आपको स्मूथ फंक्शनिंग कंडक्ट करनी है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर आप चाहते हैं कि आपकी वर्किंग बिल्कुल शानदार रूप से चलती रहे, तो डिसिप्लिन एनवायरमेंट शुड बी देयर। बिकॉज इन एन इनडिसिप्लिन एनवायरमेंट जो हमारे एफिशिएंसी लेवल है वो काफी गिर जाता है। वी कांट वर्क प्रॉपरली इन द एनवायरमेंट ऑफ इनडिसिप्लिन। तो डिसिप्लिन जो है वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में होना ही चाहिए, अदरवाइज एन ऑर्गेनाइजेशन कांट अचीव हिज ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। जो आपके सर्वाइवल, प्रॉफिट, ग्रोथ आपको अचीव करने हैं वो अचीव नहीं होंगे इफ यू डू नॉट हैव डिसिप्लिन्ड एनवायरमेंट इन योर ऑर्गेनाइजेशन। बिल्कुल आपकी ऑर्गेनाइजेशन में डिसिप्लिन्ड एनवायरमेंट होना ही चाहिए। और you must remember that this discipline is not only for subordinates or employees, but also it should also be applicable for जो आपके सुपीरियर्स हैं, जो ऑफिसर्स हैं, सबके लिए डिसिप्लिन एक ऐसी चीज है जो सबके लिए एप्लीकेबल होना चाहिए, जिससे कि आपके पूरे ऑर्गेनाइजेशन में जो वर्किंग है वो बहुत स्मूथली चलती रहे। और फेयोल ने साफ कहा है कि जस्टिफाइड पेनल्टी सिस्टम होना चाहिए, यानी ऐसा पेनल्टी सिस्टम होना चाहिए जिसके ऊपर कोई भी उंगली ना उठा सके। तो अगर कोई भी एम्प्लॉय या ऑफिसर कोई भी अगर इनडिसिप्लिन करता है तो वी शुड हैव ए प्रॉपर एंड जस्टिफाइड एंड इक्विटेबल पेनल्टी सिस्टम, जिससे कि उसको हम पेनलाइज कर सकें मॉनेटरी रूप में, ताकि इन फ्यूचर वो उस इनडिसिप्लिन को रिपीट ना करे। तो ये फेयोल ने साफ साफ कहा है। और फेयोल ने चीज और कही है कि आपको किसी भी पर्सन पे इनडिसिप्लिन के लिए पेनल्टी लगाने से पहले उसका रीजन भी फाइंड आउट करना चाहिए कि उसने ये इनडिसिप्लिन क्यों किया। जैसे मान लीजिए किसी एम्प्लॉय के इनडिसिप्लिन करने के पीछे जो पर्पज, जो रीजन है वो ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से ही है, तो फिर उसको पेनलाइज नहीं किया जाना चाहिए। तो पहले आपको रीजन फाइंड आउट करना चाहिए। और अगर अगला बंदा जो है वो इनडिसिप्लिन में दोषी पाया जाता है कि नहीं भाई ये ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से कोई डिफॉल्ट नहीं है, इन्होंने ही इनडिसिप्लिन किया, देन ही शुड बी पेनलाइज्ड इन मॉनेटरी टर्म्स। तो डिसिप्लिन मस्ट है, ये हम सभी समझते हैं। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट 2 पॉइंट्स पे। तो देखिए ये जो नेक्स्ट 2 पॉइंट्स हैं ये आप बहुत अच्छे से समझिएगा, क्योंकि दोनों में बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं। और इन दोनों के डिफरेंस की टेबल भी मैं कल आपको सेंड करूंगा, जब आपको मैं नोट्स भेजूंगा। तो इन दोनों प्रिंसिपल्स का डिफरेंस, इन दोनों प्रिंसिपल्स को समझना तो इंपॉर्टेंट है ही है, वो तो हम समझेंगे। इन दोनों के डिफरेंस को समझना भी बीइंग स्टूडेंट ऑफ मैनेजमेंट आपके लिए कंपल्सरी है, क्योंकि बच्चे इनमें कंफ्यूज होते रहते हैं कि यूनिटी ऑफ कमांड क्या है और यूनिटी ऑफ डायरेक्शन क्या है। देखिए यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब क्या है, पहले हम फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड डिस्कस यूनिटी ऑफ कमांड। तो यूनिटी ऑफ कमांड का क्या मतलब है, जो ये हमारा यूओसी है इसका मतलब क्या है। तो देखिए यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब होता है बेटा आदेश की एकता। तो देखिए दिस प्रिंसिपल इज ट्राइंग टू एक्सप्लेन अस कि ए सबऑर्डिनेट शुड रिसीव
ऑर्डर फ्रॉम वन सुपीरियर, यानी एक जो सुबॉर्डिनेट है उसे जो ऑर्डर मिलते हैं वो एक ही सुपीरियर से मिलने चाहिए, याद रखें। दैट मीन्स अल्टीमेटली दिस प्रिंसिपल इज ट्राइंग टू एक्सप्लेन अस कि ए subordinate should not receive the orders from many superior authorities. अगर आपको पता है, देखिए जैसे ये आपकी सुपीरियर अथॉरिटी है P और ये आपका एम्प्लॉय है E, तो अगर एम्प्लॉय A को सारे ऑर्डर्स P से मिलेंगे तो उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी कि विच ऑर्डर should be performed first and which order should be performed last, क्योंकि उसका जो सुपीरियर सुबॉर्डिनेट रिलेशन है वो बिल्कुल क्लियर है। और वैसे मैं आपको बता दूं कि जो प्रिंसिपल है ये आपके बना ही सुपीरियर सुबॉर्डिनेट रिलेशनशिप को क्लैरिफाई करने के लिए है, यानी कि अप्लाई होता है आपकी, ये प्रिंसिपल अप्लाई होता है अप्लाई ऑन वुमेन्स। जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में लोग काम कर रहे हैं तो अप्लाई ऑन वुमेन्स होता है ये। तो यूनिटी ऑफ कमांड इज ट्राइंग टू एक्सप्लेन अस कि ए सुबॉर्डिनेट शुड रिसीव ऑर्डर्स फ्रॉम ओनली वन सुपीरियर अथॉरिटी so that he will not get confused कि which order should be performed first and which order should be performed last, और उसकी जो रिपोर्टिंग रिलेशनशिप है वो भी एक ही सुपीरियर अथॉरिटी को रहेगी। Ultimately, in other words, we can say that a subordinate or an employee should not receive orders from many superiors. जैसे मान लीजिए कि कोई एम्प्लॉई जो है वो, जैसे ये एक एम्प्लॉई है और वो अगर एट ए टाइम आपकी 3 सुपीरियर अथॉरिटी से अगर वो ऑर्डर्स रिसीव करता है तो बताइए क्या स्थिति होगी। ये तीनों एक लेवल पे हैं और ये तीनों से ऑर्डर्स के पास एक साथ आ गया है, तो अगर एट ए टाइम एक बंदे को 3 सुपीरियर अथॉरिटी से ऑर्डर मिलेगा देन ही विल गेट कंफ्यूज्ड कि विच ऑर्डर शुड बी परफॉर्म फर्स्ट एंड विच ऑर्डर शुड बी परफॉर्म्ड लास्ट। और आप सब जानते हैं कि हर सुपीरियर अथॉरिटी ये चाहती है कि मेरा ऑर्डर पहले परफॉर्म होना चाहिए। तो अगर यूनिटी ऑफ कमांड किसी ऑर्गेनाइजेशन में नहीं होगा तो इन सुपीरियर अथॉरिटी के बीच में भी जो क्लैशेज हैं वो बढ़ जाएंगे, यानी कॉन्फ्लिक्शन बढ़ जाएगा, ईगो क्लैशेज जो है वो आपके आ जाएंगे अगर ये प्रिंसिपल फॉलो नहीं होगा तो ये जो हमारा प्रिंसिपल है यूनिटी ऑफ कमांड, ये एक्चुअली हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जो वुमेन लोग काम कर रहे हैं, जो वुमेन्स काम कर रहे हैं, जो लेवल्स हमने पढ़े थे, फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल, थर्ड लेवल, यानी जो टॉप लेवल था, मिडिल लेवल था, लोअर लेवल था, तो जो सुपीरियर सुबॉर्डिनेट रिलेशनशिप है उसको क्लैरिफाई करता है। तो आई होप आपके ये पूरा प्रिंसिपल क्लियर होगा, अप्लाई ऑन वुमेन्स है। दिस प्रिंसिपल इज ट्राइंग टू एक्सप्लेन अस कि a subordinate or an employee should receive orders from a single superior authority so that he will not get confused which order should be performed first and which order should be performed last. Or on the other hand, if a subordinate or an employee will receive orders from many superior authorities, then he will get confused which order should be performed first and which order should be performed last. और उसके पास एक बहाना भी आ जाएगा, वो इस काम को अवॉइड भी कर सकता है। जैसे मान लीजिए 3 जगह से ऑर्डर आ गए, 3 जनों ने काम भेज दिया, तो अगर कोई क्लेवर एम्प्लॉई है तो वो इन तीनों को ही काम करके नहीं देगा और वो एक बहाना बना सकता है कि भी मुझे तो उन्होंने काम भेज दिया था इसलिए मैंने आपका काम नहीं किया। इसको कह देगा कि मुझे तो उन्होंने काम भेज दिया था इसलिए मैंने आपका काम नहीं किया। तो ही कैन मेक एक्सक्यूजेस, ही कैन अवॉइड वर्क, क्योंकि उसके पास एक वैलिड रीजन हो गया। और इनके बीच में भी ईगो क्लैशेस बढ़ जाएंगे, कॉन्फ्लिक्शन बढ़ जाएगा। तो ये सारी चीजें ऑर्गेनाइजेशन में नहीं होनी चाहिए। तो आई होप आपकी पूरा ये प्रिंसिपल जो है ये क्लियर होगा कि यूनिटी ऑफ कमांड जो है वो क्या होता है। इन सिंपल वर्ड्स आप अपने ध्यान रखें कि ए subordinate or an employee should receive orders from one superior authority
so that he will not get confused which order should be performed first and which order should be performed last. अब चलते हैं हमारे अगले प्रिंसिपल पे, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन पे। तो देखिए यूनिटी ऑफ डायरेक्शन जो है ये अप्लाई होता है, अप्लाई ऑन टास्क्स और आपके एक्शंस। तो ये इससे कंप्लीटली डिफरेंट है, कंप्लीटली सेपरेट है। बच्चे इनमें, क्योंकि दोनों में यहाँ भी यूनिटी ऑफ है, यूनिटी ऑफ है, थोड़ा सा मिक्सअप करते रहते हैं। तो ये प्रिंसिपल जो है हमारा, जिसे हम बोलते हैं यूओडी, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, इसे भी आप अच्छे से समझ लीजिए। देखिए यूनिटी ऑफ डायरेक्शन जो है इट विल अप्लाई ऑन टास्क्स और एक्शंस। तो दिस प्रिंसिपल इज ट्राइंग टू एक्सप्लेन अस। अब हम डिस्कस कर रहे हैं यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। तो यूनिटी ऑफ डायरेक्शन वाला जो प्रिंसिपल है, दिस प्रिंसिपल इज ट्राइंग टू एक्सप्लेन अस दोज एक्टिविटीज और टास्क विच आर हैविंग सेम ऑब्जेक्टिव। I repeat, those activities or tasks which are having same objectives, uniform objectives, should be kept under one plan, one department and one manager. बस इतना ये आपकी की लाइन है। I repeat, those activities oblique tasks which are having same objective or uniform objective should be kept under one plan, one manager and one department. इससे फायदा क्या होगा? इससे फायदा एक ये होगा कि एक तो आपके पूरे ऑर्गेनाइजेशन में जो है किसी भी तरह का डुप्लीकेशन ऑफ वर्क नहीं होगा। किसे रोक देगा ये प्रिंसिपल? ये डुप्लीकेशन ऑफ वर्क को रोक देगा, सबसे पहली बात। फिर इट विल ब्रिंग कोऑर्डिनेशन इन आवर ऑर्गेनाइजेशन। तो यूनिटी ऑफ डायरेक्शन जो है इट विल सेट अप ए प्रॉपर कोऑर्डिनेशन सिस्टम इन आवर ऑर्गेनाइजेशन। तो इसके दो बड़े फायदे हैं कि इट विल स्टॉप द डुप्लीकेशन ऑफ वर्क, और एक आपका सबसे बड़ा फायदा है कि इट विल ब्रिंग ए प्रॉपर कोऑर्डिनेशन इन आवर ऑर्गेनाइजेशन। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा कि जो यूनिटी ऑफ डायरेक्शन है ये इट इज कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड आपके अप्लाई ऑन ह्यूमंस होता है, ये आपके जो यूनिटी ऑफ कमांड था वो आपके क्लैरिफाई करता है जो इंडिविजुअल्स, जो ह्यूमन बीइंग्स हमारे ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं उनके बीच की रिलेशनशिप को। और ये अप्लाई होता है आपके अप्लाई ऑन टास्क्स ऑब्लिक एक्शंस। तो यूनिटी ऑफ डायरेक्शन क्या है, ध्यान से दिमाग में सेट कर लीजिएगा। दोज एक्टिविटीज ऑब्लिक टास्क विच आर हैविंग सिमिलर काइंड ऑफ ऑब्जेक्टिव, सेम ऑब्जेक्टिव, यूनिफॉर्म ऑब्जेक्टिव शुड बी केप्ट अंडर वन प्लान, वन मैनेजर एंड वन डिपार्टमेंट। और इसके फायदे क्या है? इट विल स्टॉप द डुप्लीकेशन ऑफ वर्क एंड इट विल ब्रिंग harmony in the organization and it will set up a proper coordination system in our organization. और बाकी मैं आपको इन दोनों प्रिंसिपल्स के जो आपके डिफरेंसेस हैं उनका एक चार्ट भेजूंगा, कल एक इमेज भेजूंगा, वो भी आपको कॉपी में नोट करनी है। तो आई होप आपकी यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का प्रिंसिपल जो है ये भी आपकी क्लियर होगा। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट प्रिंसिपल पे। तो हमारा नेक्स्ट प्रिंसिपल है बेटा सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट। सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट, ये यहां से हमने अभी हटा दिया था इसको, तो ध्यान रखिएगा सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट इस तरह से है आपकी फॉर कॉलेक्टिव इंटरेस्ट। तो ये भी एक बहुत कॉमन सा पॉइंट है जिसे आप बहुत इजीली समझ सकते हैं। तो ये पॉइंट है आपका सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट्स फॉर कॉलेक्टिव इंटरेस्ट्स। तो ये पॉइंट आपको क्या कहना चाहता है? देखिए बेटा सबऑर्डिनेशन का मतलब क्या होता है? सबऑर्डिनेशन का मतलब होता है त्याग करना। क्या करना? त्याग करना यानी सैक्रिफाइस करना। तो बेटा सीधी सी बात है कि आज अगर मान लीजिए कि मेरे इंटरेस्ट और वर्धमान स्कूल के इंटरेस्ट के बीच अगर कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो जाए
तो किस इंटरेस्ट के, और यहाँ इंटरेस्ट का मतलब ध्यान रखिएगा, यहाँ इंटरेस्ट का मतलब ब्याज नहीं है, ये ध्यान रखिएगा, यहाँ इंटरेस्ट का मतलब है हित, ये ध्यान रखिएगा। तो अगर आज मेरे इंटरेस्ट और वर्तमान स्कूल के इंटरेस्ट के बीच कॉन्फ्लिक्शन अराइज हो जाए, क्लैश हो जाए, तो विच इंटरेस्ट शुड बी प्रिफर्ड? डेफिनेटली स्कूल का इंटरेस्ट प्रिफर होना चाहिए, क्योंकि देखिए आज आप हमेशा ध्यान रखिएगा, ऑर्गेनाइजेशंस आर परमानेंट एंड इंडिविजुअल्स एंड एम्प्लॉयज आर टेम्पररी। आज देखिए ऑर्गेनाइजेशन में हंड्रेड्स ऑफ पीपल्स का परिवार उससे चलता है, तो कहीं भी अगर ऐसा क्लैश हो जाए जहां पे किसी इंडिविजुअल का इंटरेस्ट और ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट क्लैश हो रहा हो, कॉन्फ्लिक्ट हो रहा हो, तो विच इंटरेस्ट शुड बी प्रिफर्ड? जो आपके ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट है, यानी जो कलेक्टिव इंटरेस्ट है, उसको प्रेफरेंस दी जानी चाहिए। तो अल्टीमेटली दिस प्रिंसिपल इज ट्राइंग टू एक्सप्लेन अ सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट फॉर कलेक्टिव इंटरेस्ट। तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल तो ए मैनेजर शुड ट्राई कि इस तरह का क्लैश हो ही ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू से कि ए मैनेजर शुड कीप ट्राइंग कि इस तरह का क्लैश हो ही नहीं, तो बहुत अच्छा है कि यानी ऑर्गेनाइजेशन, यानी जो आपके कॉलेक्टिव इंटरेस्ट है, कॉलेक्टिव इंटरेस्ट का मतलब यहाँ ऑर्गेनाइजेशन की इंटरेस्ट है, तो हमें कोशिश ये करनी चाहिए बीइंग ए मैनेजर कि किसी इंडिविजुअल के इंटरेस्ट और ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट के बीच क्लैश हो ही ना, यानी कॉन्फ्लिक्शन हो ही ना बीइंग ए मैनेजर। लेकिन अगर ऐसा हो जाता है तो हमें प्रीफर किसे करना है? हमें प्रीफर करना है कॉलेक्टिव इंटरेस्ट को। कॉलेक्टिव इंटरेस्ट का मतलब ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट को। तो हमें सुबॉर्डिनेशन करना है, यानी सैक्रिफाइस करना है, त्याग करना है बेटा किसका? इंडिविजुअल इंटरेस्ट का। इंटरेस्ट का मतलब यहां ब्याज नहीं है, इंटरेस्ट का मतलब यहां हित है। आई होप आपको ये प्रिंसिपल क्लियर होगा। सुबॉर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट फॉर कलेक्टिव इंटरेस्ट। फाइनली आई वुड लाइक टू से दिस प्रिंसिपल इज ट्राइंग टू एक्सप्लेन अस कि फर्स्ट ऑफ ऑल ए मैनेजर शुड कीप ट्राइंग कि इस तरह का ईगो क्लैश, इस तरह का कॉन्फ्लिक्शन, इस तरह का क्लैशेज बिटवीन इंडिविजुअल इंटरेस्ट एंड ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट, जिसको हम कलेक्टिव इंटरेस्ट भी कह सकते हैं, उसके बीच हो ही ना। लेकिन इफ बट इफ इट विल हैपन देन हमें क्या करना चाहिए? व्हाट शुड वी डू? तो उस केस में वी शुड गिव प्रायोरिटी टू कलेक्टिव इंटरेस्ट, दैट मीन्स ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट। जो इंडिविजुअल है उसे अपना इंटरेस्ट यानी अपना हित छोड़ना पड़ेगा, सबॉर्डिनेट करना पड़ेगा, फॉर मतलब उसको सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। तो ये आप हमेशा ध्यान रखिएगा, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन बड़ी है, एम्प्लॉय उसके अंदर काम करते हैं। कोई भी एम्प्लॉय अपनी ऑर्गेनाइजेशन से बड़ा नहीं होता है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन है तभी वो वहां सर्विस कर पा रहे हैं, अदरवाइज वो वहां सर्विस ही नहीं कर पाती। तो सीधी सी बात है, अगर इन सिंपल वर्ड्स में हम कहें कि भाई अगर 100 लोगों के इंटरेस्ट के लिए अगर एक बंदे को इंटरेस्ट अपना हो तो उसे वो छोड़ना पड़ेगा। 100 लोगों के इंटरेस्ट को, कलेक्टिव इंटरेस्ट को ही प्रायोरिटी दी जाएगी। अब हम चलते हैं आज के हमारे लास्ट टॉपिक पे, जो कि है हमारा एम्प्लॉइज रेम्यूनरेशन। तो अब हम आ रहे हैं हमारे लास्ट प्रिंसिपल पे, एम्प्लॉइज रेम्यूनरेशन, यानी जो एक कर्मचारी का पारिश्रमिक है। रेम्यूनरेशन का मतलब क्या होता है बेटा? रेम्यूनरेशन का मतलब सैलरी है, वेजेज है, आपके इंसेंटिव हैं, बोनस हैं। तो जो भी एक एम्प्लॉय को या एक वर्कर को मिलता है, सैलरी, वेजेज, इंसेंटिव, बोनस, उन्हें हम बोलते हैं रेम्यूनरेशन। यानी उसने जो सर्विसेज और अपना टाइम रेंडर्ड किया है ऑर्गेनाइजेशन को, उसके अगेंस्ट जो उसे सैलरी मिलती है, जो वेजेज मिलती है, जो इंसेंटिव्स मिलते हैं, जो बोनस मिलता है, जो फैसिलिटी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से दी जाती है, कन्वेंस फैसिलिटी है, हाउस जैसे बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन आपके क्वार्टर्स प्रोवाइड करती है, तो ये सब आपके रेम्यूनरेशन का पार्ट है। तो एम्प्लॉइज रेम्यूनरेशन का जो ये प्रिंसिपल है, दिस प्रिंसिपल इज ट्राइंग टू एक्सप्लेन अस कि द वेजेज
ऑब्लिक सैलरी शुड बी कॉम्पिटिटिव। नंबर 1 तो जो भी वेजेज या सैलरी हम हमारे एम्प्लॉय को दे रहे हैं वो एज पर द टर्म्स एंड कंडीशन, एज पर द प्रेजेंट एनवायरमेंट, और जो हमारी कम्पिटिटिव ऑर्गेनाइजेशन सैलरी दे रही है उनके अकॉर्डिंग होनी चाहिए। दैट मीन्स अल्टीमेटली आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू कि द वेजेज ऑब्लिक सैलरी शुड बी कॉम्पिटिटिव, नंबर 1। देन इट शुड बी रैशनल, तर्कसंगत होनी चाहिए, ऐसे नहीं कि आपने हर कुछ डिसाइड कर दिया। और इट शुड बी फेयर। तो जो बातें आपको ध्यान रखनी है कि द वेजेज ऑब्लिक सैलरी शुड बी कॉम्पिटिटिव, इट शुड बी रैशनल, इट शुड बी फेयर एंड जस्टिफाइड। ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि देखिए बेटा ये चीज जो है आपके एम्प्लॉय के और वर्कर के मोटिवेशन के लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि देखिए आपने सबने सुना है, वो कहावत सुनी है ना, बाप बड़ा ना भैया और सबसे बड़ा रुपया। तो ये कहावत हम सब सुनते हैं, मारवाड़ी लोग हैं हम लोग, कि बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा रुपया। तो ये जो प्रिंसिपल है, दिस प्रिंसिपल इज एसोसिएटेड विद मोटिवेशन। अगर आप किसी को तरीके से पेमेंट नहीं देंगे या अंडर पेमेंट करेंगे, तो एक तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी लेबर या एम्प्लॉय लॉन्ग टाइम तक काम नहीं करेगा। लेबर टर्नओवर बहुत होगा आपकी ऑर्गेनाइजेशन में, मतलब लोग आपकी ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ छोड़ के जाते रहेंगे, नए लोग आते रहेंगे, और अल्टीमेटली जो आपके ऑर्गेनाइजेशन का परफॉर्मेंस है उस पर तो अफेक्ट आना ही आना है। आज आप जानते हैं हमारे वर्तमान स्कूल की यूएसपी क्या है। हमारे स्कूल की यूएसपी ये है कि यहाँ पे लेबर टर्नओवर बहुत कम है, मतलब बहुत सारी स्टेबल फैकल्टी सालों से आपके काम यहाँ पे कर रही है, और इसीलिए हमारे स्कूल का एक बहुत ही अच्छा रिकग्निशन है इन द मार्केट ऑफ सीकर। तो ये बात आप ध्यान रखें। तो ये प्रिंसिपल डायरेक्टली आपकी मोटिवेशन से रिलेटेड है, मोरल ऑफ एम्प्लॉय और वर्कर से रिलेटेड है। तो अल्टीमेटली जो ये हमारा प्रिंसिपल है एम्प्लॉय रेम्यूनरेशन का, दिस प्रिंसिपल इज ट्राइंग टू एक्सप्लेन अस कि जो रेम्यूनरेशन है, द रेम्यूनरेशन ऑफ ए वर्कर और ए एम्प्लॉय विच इज सैलरी, वेजेज, इंसेंटिव्स, बोनस, फैसिलिटीज should be competitive, rational, fair and justified. Otherwise, he will get demotivated. If you will not pay a sufficient amount of salary or wages to him, he will get demotivated. ये बात आप ध्यान रखिएगा। और आपके ऑर्गेनाइजेशन में जो है वो एफिशिएंसी भी गिर जाएगी, क्योंकि उसको ये फील होगा वर्कर को और एम्प्लॉय को कि यार मैं तो अंडर पेड हूं, तो मैं क्यों अपना 100% दूं यहाँ पे। तो ये बात आप हमेशा ध्यान रखिएगा। और लेबर टर्नओवर भी बढ़ जाएगा आपकी ऑर्गेनाइजेशन में। कोई 2 महीने काम करके छोड़ के भाग जाएगा, कोई 6 महीने काम करके भाग जाएगा। तो आई होप यू कैन अंडरस्टैंड दिस प्रिंसिपल कि हमारा जो वेजेज और सैलरी है वो रैशनल होना चाहिए, कॉम्पिटिटिव सैलरी हमें देनी है, जस्टिफाइड और फेयर सैलरी हमें देनी है। ये आपको ये प्रिंसिपल कहता है। तो देखिए बेटा आज का ये लेक्चर जो है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग लेक्चर रहा है आपके लिए, और सारे पॉइंट्स मैंने आपको बिल्कुल डिटेल में एक्सप्लेन कर दिए हैं। हेनरी फ्योर का इंट्रोडक्शन मैंने आपको 2 बार रिपीट कर दिया था, और आज हमने पूरे 14 प्रिंसिपल्स डिस्कस नहीं किए हैं, केवल 7 प्रिंसिपल्स ही डिस्कस किए हैं, जो कि आपकी डिवीजन ऑफ वर्क है, जिसमें कि हमें बेनिफिट ऑफ स्पेशलाइजेशन देना है, फिर ऑथोरिटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, डिसिप्लिन है, यूनिटी ऑफ कमांड है, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन है। इन दोनों को आप बार बार स्टडी करेंगे ताकि आपको क्लियर हो दोनों का मीनिंग क्या है, और इसके डिफरेंसेस भी मैं आपको दोनों की कल सेंड करूंगा, वो भी आपको कॉपी में नोट करने हैं। और सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट फॉर कलेक्टिव इंटरेस्ट, आपको पता ही है ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट को प्रायोरिटी मिलेगी। और एम्प्लॉय रेम्यूनरेशन में द रेम्यूनरेशन ऑफ एन एम्प्लॉय ऑब्लिक वर्कर शुड बी कॉम्पिटिटिव, फेयर, जस्टिफाइड एंड रैशनल। तो आई होप आपने आज का ये लेक्चर बहुत इंजॉय किया होगा। अब देखिए बेटा एक बात आपसे मैं और करना चाहता हूं, वो बात क्या है। देखिए बेटा अभी कोरोना की वजह से, ड्यू टू कोरोना एपिडेमिक, वी कांट कंडक्ट फेस टू फेस क्लासेज इन अवर स्कूल, and some students are not taking these video classes seriously. उन्हें ये एक मजाक जैसा लग रहा है कि बस टीचर आ रहा है, वीडियो भेज रहा है, हर कुछ। ऐसा नहीं है। सभी टीचर्स अपने लेवल पे फुल मेहनत कर रहे हैं, पूरा एफर्ट्स डाल रहे हैं, एंड आई कांट टेल यू इन वर्ड्स कि एक टीचर के कितना लेबर लगता है ये वीडियो बनाने में। सो आई एम रिक्वेस्टिंग टू ऑल ऑफ यू
कि आप इन वीडियोस को सीरियसली लें और पूरा मन लगा के आप पढ़ाई करें और अपने नोट्स प्रिपेयर करें। देखिए बोर्ड क्लास है, 12th क्लास है, और अगर आप इफ यू विल नॉट टेक दिस क्लास सीरियसली तो आपका पूरा करियर खत्म हो जाएगा, लिटरली आई एम टेलिंग यू। और आपको बार बार बोलने कोई नहीं आएगा, ये बात आप ध्यान रखिएगा। ओनली आपके टीचर्स, आपका स्कूल और आपके पेरेंट्स, इन्हीं को आपकी परवाह है। बाकी पूरी दुनिया के लिए आप एक सिंपल इंडिविजुअल हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। तो एक तो आपको अपना होमवर्क जिन जिन बच्चों ने अभी तक नहीं सेंड किया है, लिटरली आई एम टेलिंग यू, आई विल टेक स्ट्रिक्ट एक्शन अगेंस्ट यू। और मैं उन बच्चों को टेस्ट देने नहीं दूंगा जिन्होंने होमवर्क सबमिट नहीं किया है। और आपकी बोर्ड एग्जाम है, ये 11th क्लास नहीं है। 11th क्लास में आपने खूब मस्ती मजाक कर लिया है, अब आपको सीरियस स्टडीज करनी है, ये बात आप ध्यान रखें। एक बात तो ये। दूसरी बात बेटा, एक चीज मैंने देखा है कि बहुत सारे बच्चों ने अभी तक जो है वो मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है। तो बेटा क्या बीइंग ए टीचर हम आपसे इतना भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं क्या कि आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें? आप खुद सोच के देखिए कि सिंस लास्ट 2 months वी आर ट्राइंग आवर लेवल बेस्ट, लेकिन आप लोगों के एक YouTube चैनल जो है, जो कि हम पहले भी आई एम टेकिंग क्लासेस सिंस 2005, मैं पहले भी अपना YouTube चैनल बना सकता था, लेकिन जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन ये कोरोना एपिडेमिक की वजह से और आप लोगों की स्टडीज सफर नहीं हो, इसलिए आप लोगों एक्सक्लूसिवली वर्तमान के स्टूडेंट्स के लिए मैंने वो चैनल बनाया है। और आप देखते हैं उसमें मैं अदर कोई भी वीडियो मेरे सीरीज वगैरह के अपलोड नहीं करता हूं। और बहुत बुरा लगता है कि आप लोग ना तो उसमें कमेंट करते हैं कि सर आपने कितनी मेहनत की, कैसा पढ़ाया, क्या हमें और इम्प्रूवमेंट चाहिए, क्या ना आपकी तरफ से कोई सजेशन है, ना आपकी तरफ से कोई कंप्लेंट है, ना आप कोई एफर्ट्स करते हैं, ना रिस्पॉन्ड करते हैं, ना होमवर्क करते हैं। अरे भाई कहाँ हो आप लोग? क्या चाहते हो आप स्कूल से और टीचर्स से? वो तो आप ही बता सकते हैं बेटा। और अल्टीमेटली टीचर्स देखिए जुलाई का वेट कर रहे हैं। अगर जुलाई तक आप अपने ट्रैक पे नहीं आए तो वी आर गोइंग टू ऑर्गेनाइज ए PTM, और उसमें आप सबको एक एक दिन हम सबको बुलाएंगे और आप लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो जाने वाली है। तो प्यारे बच्चों, बीइंग ए टीचर, बीइंग ए बिग ब्रदर, आई एम सजेस्टिंग यू मस्ट टेक ऑल दीज वीडियो क्लासेस वेरी सीरियसली। और प्लीज बेटा लेक्चर पे, वीडियो पे कमेंट भी किया करो, जिससे हमें पता चले आप क्या फील करते हैं हमारे बारे में, वीडियो के बारे में। सजेशन हो तो सजेशन भी दिया करो, कंप्लेंट हो तो कंप्लेंट भी किया करो, वीडियो को लाइक भी किया करो, शेयर भी किया करो, सब्सक्राइब करो चैनल को। और बाकी तो अब मैं क्या कहूं आपसे, आप सब खुद समझदार हैं। तो आई होप यू एंजॉयड टुडेज वीडियो एंड लेक्चर। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे, थैंक्स। और ये बोर्ड का पूरा एक बार शॉट ले लीजिए। थैंक यू सो मच।